गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोम, इस विषय पर जो है मैं आपको पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन समझा चुका हूँ। बाकी के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वे अभी आपको समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। रोमन काल में दास प्रथा के विभिन्न पक्षों का उल्लेख करें। यानी रोमन काल के अंदर दास प्रथा कैसे प्रचलित थी। रोम में दास प्रथा एक मुख्य संस्था थी, यानी कि जो है दासों के लिए संस्था बनाई हुई थी रोम के अंदर, जिसके श्रम के आधार पर रोम का कुलीन वर्ग ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करता था। यानी कि जो दास है इनके बल पर जो है रोम का अमीर वर्ग, पैसे वाला वर्ग जो है ऐशो आराम का जीवन बिताता था। ये दास कुलीनों के खेतों या घरों या अन्य स्थानों पर काम करते थे। तो ये दास जो है मुख्य रूप से जो अमीर व्यक्ति हैं, कुलीन थे, उनके घरों के अंदर, उनके खेतों के अंदर या दूसरी जगहों के ऊपर जो है काम करते थे। वस्तुतः दास श्रम रोम की अर्थव्यवस्था का आधार बन चुका था। यानी कि जो रोम की अर्थव्यवस्था था उसका मुख्य आधार जो है दास बन चुके थे। दास रोम की जनसंख्या का 40% भाग थे। यानी कि उस समय जब रोम के अंदर जो है अगस्टस का काल था, उस समय जो है लगभग 40% लोग जो है रोम के अंदर दास थे। अगस्टस काल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। तो ऐसा माना जाता है कि जब अगस्टस का काल था उस समय 75 लाख की आबादी थी और उसमें जो है 30 लाख की आबादी दास लोग थे। दासों का जो है किन किन रूपों में प्रयोग किया जाता था। दास श्रम का प्रयोग, जैसा कि बताया गया कि रोमन कुलीन दासों का प्रयोग अपने खेतों में काम करवाने के लिए करते थे। अभी इस चैप्टर के अंदर मैंने बताया है कि कुलीन वर्ग के द्वारा जो है रोम के अंदर दासों का प्रयोग विशेषकर अपने खेतों में काम करवाने के लिए किया जाता था। ये भारी हल से खेत जोतते, हल के माध्यम से खेतों की जुताई करते, होई से मिट्टी को नरम करते, होई के माध्यम से जो है मिट्टी नरम की जाती। दास अपने हाथों से मील में अनाज पीसते। तो दास जो है अपने हाथों के माध्यम से जो है अनाज पीसने का काम करते। अंगूरों तथा जैतून से शराब व तेल निकालते। अंगूरों से सेब बनाते, जैतून का तेल निकालते। दास पशुओं को चराते। इसके साथ साथ जो है दासों के द्वारा पशुओं को भी चराया जाता। खेतों के अलावा दास खान खोदने व सड़क बनाने के काम करते। यानी खेतों में काम करने के अलावा जो है दास सड़कों का निर्माण करते, खानों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकालने का काम करते। यह कारखानों और जहाजों पर भी काम करते थे। यानी कि इनके अलावा जो उनसे जहाजों के ऊपर भी काम लिया जाता था, माल को उतारने और लादने का काम लिया जाता था। दास अखाड़ों में उच्च वर्ग के लोगों का मनोरंजन भी करते। यानी कि दास आपस में लड़के अमीर वर्ग के लोगों का मनोरंजन भी करते थे। दासों की कार्यदशा, रोमन कानूनों में दासता संबंधी कानून अस्पष्ट थे। रोम के अंदर जो है दासता से संबंधित जो कानून थे वे अस्पष्ट थे। दासों को संपत्ति माना जाता था, दासों को मालिक की संपत्ति माना जाता था। उन्हें कोई अधिकार नहीं था और उन दासों को जो है मालिक के द्वारा किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। उन्हें अपने स्वामी की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था। दासों को विशेषकर अपने मालिक की कृपा दृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि मालिक जो कहता उसी के अनुसार से कार्य करना पड़ता था। परंतु कोर्ट में उनकी गवाही मान्य थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट के अंदर उसकी वैल्यू थी, गवाही मानी जाती थी उसकी। यह स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि ऑलवेज के लिए, हमेशा के लिए मतलब गुलाम रहते हैं। कई बार जो है मालिक उन्हें स्वतंत्र भी कर देते थे तथा नागरिक बन जाते थे। वे जो है दास से नागरिक बन जाते थे स्वतंत्र होने के बाद। वफादार दासों को मालिक स्वयं स्वतंत्र कर देते थे। जो अपने मालिक का स्वतंत्र मतलब दास जो अपने मालिक का अच्छा होता था, मतलब अपने मालिक के प्रति वफादारी करता था, उनको जो है मालिक जो है दासों को स्वतंत्र कर देता था। दासों ने स्वयं संघर्ष से भी अपनी स्थिति में सुधार किया। यानी दासों के द्वारा स्वयं संघर्ष किया जिससे उनकी स्थिति के अंदर सुधार भी हुआ। दास विद्रोह,
दासों ने अपनी स्थिति से तंग आकर विद्रोह किया, यानी कि दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य करवाए जाते थे, जिससे तंग आकर दासों ने जो एक बहुत बड़ा विद्रोह किया। ऐसा सबसे बड़ा विद्रोह 73 ईसा पूर्व में स्पार्टाकस के नेतृत्व में हुआ। तो ये 73 ईसा पूर्व के अंदर स्पार्टाकस जो इन दासों का नेता था उसके नेतृत्व में किया। इस विद्रोह में लगभग 70,000 दासों ने भाग लिया। तो इस विद्रोह के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह था, 70,000 दासों ने पार्टिसिपेट किया। यद्यपि रोम की विशाल और प्रशिक्षित सेना ने इस बगावत को दबा दिया, लेकिन जो रोम की सेना थी उसके द्वारा जो है दासों के इस विद्रोह को दबा दिया गया था। दमन में लगभग 1 वर्ष का समय लगा, यानी कि सेना के द्वारा भी जो दासों का विद्रोह था उसको दबाने में 1 वर्ष का समय लगा। दमन के बाद हजारों दासों की हत्या कर दी गई। जब उसको दबाया गया तो उसके अंदर जो हजारों दास मारे गए, उन्हें सूलियों पर लटका दिया गया और उनको जो है फांसी की सजा दी गई, सूलियों पर लटका दिया गया। स्पार्टाकस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया और जो दासों का नेता था स्पार्टाकस, वो जो है युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। रोम में दास श्रम पर बहस। रोम के इतिहास और विद्वानों ने इस बात को लेकर बहस दिखाई देती है, यानी कि रोम के इतिहास के अंदर इस बात को लेकर बहस दिखाई देती है कि मानव श्रम का अधिकतम प्रयोग कैसे हो सकता है, यानी मनुष्य की मेहनत का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किस तरह हो सकता है। क्या दासों के रूप में उन पर खर्चा करके उनसे अधिक श्रम लिया जा सकता है? दासों के रूप में उन पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करके उन पर ज्यादा से ज्यादा जो है श्रम लिया जा सकता है दासों से, या वे स्वतंत्र श्रमिक के रूप में ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, या उनको स्वतंत्र कर दिया जाए उसके बाद उनसे श्रम लिया जाए। इन दोनों में से जो है कौन सा रूप सबसे बढ़िया हो सकता है? परंतु एक बात पर सहमति दिखाई पड़ती है कि अधिकतम श्रम प्रयोग के लिए दासों या कामगारों पर कठोर नियंत्रण अनिवार्य है। यानी सारे डिस्कस होने के बाद, सारी बहस होने के बाद उन्होंने एक बात पर सहमति जताई कि दासों और कामगारों के ऊपर जो है कठोर नियंत्रण करने से जो है ज्यादा मतलब उनसे श्रम लिया जा सकता, बिना नियंत्रण के ज्यादा श्रम नहीं लिया जा सकता। दास प्रथा का कमजोर होना। दासता का रोमन साम्राज्य में अकस्मात अंत नहीं हुआ, यानी रोम के अंदर दास प्रथा का जो अंत है वो अचानक नहीं हुआ, एकदम में नहीं हुआ। हाँ, धीरे धीरे यह कमजोर हो गई, लेकिन धीरे धीरे समय के बीतने के साथ साथ ये दास प्रथा कमजोर होती चली गई। इसी कारण शहरों में श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बंधुआ किसान पर्याप्त मात्रा में मिल जाते थे, यानी कि प्राचीन समय के अंदर जो है रोम के अंदर उनसे खेती बाड़ी का काम करवाया जाता था, जिसकी वजह से शहरों के अंदर श्रमिक और गांव के अंदर बंधुआ किसान, यानी कि वे जो है उस मालिक के ही दया दृष्टि पर रहेंगे, ये किसान काफी मात्रा में मिल जाते थे। इससे श्रम सस्ता मिलने लगा, जिसकी वजह से जो है श्रम बहुत कम कीमत पर मिलने लगा। नेक्स्ट देखिए, रोमन सभ्यता के आर्थिक विकास का वर्णन कीजिए। रोमन सभ्यता का आर्थिक विकास किस तरह हुआ? रोमन साम्राज्य ने जहां एक और राजनीतिक दृष्टि से विस्तार कर विश्व के विस्तृत भूभाग पर अपनी पहचान बनाई, यानी रोमन साम्राज्य ने अपनी राजनीतिक दृष्टि में विस्तार करने के बाद जो है विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर जो अपनी पहचान बना ली, वही आर्थिक विकास भी महत्वपूर्ण था। इसी तरह जो है रोम के अंदर जो आर्थिक विकास हुआ वो भी काफी महत्वपूर्ण था। शुरुआती चरण में रोम की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। आरंभ के अंदर, शुरुआत के अंदर जो है रोम की स्थिति नॉर्मल थी, सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे यह काफी विकसित हो गई। लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हुई, और उस बढ़ोतरी किन कारणों से हुई, यह कारण इस प्रकार है। कृषि व्यवस्था। अन्य सभ्यताओं की भांति सभ्यता में भी लोगों का प्रारंभ में मुख्य व्यवसाय कृषि था। जिस तरह दूसरी सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उनके अंदर कृषि को ज्यादा महत्व दिया जाता था, या उनके फलने फूलने में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान था। इसी तरह जो रोमन सभ्यता है, इसके अंदर भी जो है प्रारंभ के अंदर जो है मुख्य व्यवसाय लोगों का कृषि था। कृषि जहाँ लोगों के व्यक्तिगत जीवन का आधार था, और वहां के लोगों का मुख्य जो आधार था वो खेती बाड़ी ही था। वही पूर्ण अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु भी था, और खेती बाड़ी ही यानी कृषि ही पूर्ण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र था। रोम के लोग अपनी खाद्यान्न संबंधी जरूरतों
कृषि से पूरा करते थे। रोम के जो लोग थे अपनी खाने पीने से संबंधित जो वस्तुएं अनाज है वे जो खेती बाड़ी से पूरा करते थे, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मटर, अंजीर व अंगूर का उत्पादन करते थे। यानी कि रोमन लोगों के द्वारा इन चीजों का उत्पादन किया जाता था। राज्य के विस्तार के कारण नारंगी व जैतून भी उत्पादन होने लगा। बाद में जो है नारंगी और जैतून भी जो है उगाया जाने लगा। जैतून का तेल रोम साम्राज्य से सर्वाधिक निर्यात किया जाने वाला था। यानी जैतून का जो तेल निकाला जाता था रोम से जो है वर्ल्ड के दूसरे देशों के अंदर जो इसका निर्यात किया जाता था। यहाँ यह सत्य है कि साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ व्यापार की तुलना में कृषि का विस्तार बहुत कम हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे साम्राज्य फैला वैसे जो है कृषि का विस्तार कम हुआ। लेकिन कृषि करने की पद्धति में अवश्य बदलाव आया। लेकिन खेती बाड़ी की जो पद्धति है उसमें जो है धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पशुपालन, रोम सभ्यता में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी शुरुआती दिनों में मुख्य व्यवसाय था। यानी कि रोम सभ्यता के अंदर जो रोमन सभ्यता के अंदर खेती बाड़ी के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता था। यह व्यवसाय कृषि व्यवस्था के साथ जुड़ा और ये जो पशु पालने का व्यवसाय वो खेती बाड़ी के साथ ही जुड़ा हुआ है। साथ ही यह आजीविका का एक स्वतंत्र साधन भी था। साथ ही लोगों की आजीविका का ये एक महत्वपूर्ण साधन था। घोड़ा, गाय, भैंस, ऊंट, हाथी, भेड़ व बकरी इस समाज के मुख्य पालतू पशु थे। तो ये पशु जो इस समाज के पालतू पशु थे। अब पशुओं के भी व्यापार के लिए मेले व मंडियों का आयोजन होने लगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पशुओं का विकास हुआ वैसे वैसे पशुओं के लिए भी मंडियां लगने लगी, व्यापार होने लगा। उद्योग, रोमन सभ्यता के शुरुआती चरण में उद्योग धंधे मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थे। तो रोमन सभ्यता के अंदर जो शुरू वाले मतलब उद्योग धंधे थे वे खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड थे, निर्भर थे। परंतु व्यापार की उन्नति ने वहां पर कारीगरी व दस्तकारी का वातावरण बना दिया। लेकिन जैसे जैसे व्यापार विकसित हुआ वहां पर कारीगरी और दस्तकारी यानी हाथ से बनाने वाली चीजों का ज्यादा विकास हुआ। इस काल में सर्वाधिक विकास लकड़ी व चमड़ा उद्योग का हुआ। यानी रोमन सभ्यता के अंदर इस समय जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय जो है ये चमड़ा उद्योग, लकड़ी का उद्योग जो है ज्यादा मात्रा के अंदर विकसित हुआ। रोमन सभ्यता के विकसित काल में सूती व ऊनी कपड़े की राज्य में तथा बाहर बहुत मांग हो गई थी। यानी कि इस समय जो है रोमन सभ्यता के अंदर जो है जैसे जैसे उद्योग धंधे का विकास हुआ वैसे वैसे वहां पर ऊनी और सूती कपड़े की डिमांड बढ़ी। इसके साथ साथ दूसरे देशों को भी जो है ये चीजें निर्यात करता था। पूर्वी रोमन साम्राज्य व पश्चिमी दोनों में कांच के सामान का उत्पादन लगातार बढ़ता रहा। यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, इनके अंदर भी जो आपस में व्यापार होता था और इनमें जो है सामान्य रूप से कांच के सामान का उत्पादन जो है ज्यादा होता था। लकड़ी के जहाजों ने तो रोमन सभ्यता की ख्याति को दूर दूर तक फैला दिया। यानी रोमन साम्राज्य के अंदर उस समय लकड़ी के जहाज बनाए जाते थे और इस जो जहाज बनाने की कला थी लकड़ी से, ये जो है जहाज बनाने की कला रोमन सभ्यता की वर्ल्ड के दूर दूर देशों तक काफी फैल गई। व्यापार की दृष्टि से रोमन साम्राज्य बहुत उन्नति पर था। यानी व्यापार की दृष्टि से रोमन साम्राज्य काफी प्रोग्रेस पर था। साम्राज्य की स्थापना के समय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जब रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है खेती बाड़ी था तथा घोड़ा बहुत आंतरिक व्यापार ही होता था। यानी घोड़े का व्यापार भी होता था। परंतु राज्य के विकास के साथ साथ व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया। जैसे जैसे राज्य का विकास हुआ वैसे वैसे व्यापार में बढ़ोतरी हुई। व्यापार का यह विकास आंतरिक व बाह्य दोनों संदर्भ में हुआ। व्यापार का जो विकास है वो राज्य के अंदर भी हुआ, बाहर के देशों के अंदर भी मतलब इसका विकास हुआ। व्यापार जल व स्थल दोनों से होता था। तो रोमन साम्राज्य का जो व्यापार होता था वो जल मार्ग के माध्यम से भी, थल मार्ग के माध्यम से भी होता था। रोम के व्यापारी विश्व के प्रत्येक कोने में व्यापार के लिए आया जाया करते थे। तो रोम के जो व्यापारी होते थे वर्ल्ड के हर एक कोने के अंदर जो अपने व्यापार के उद्देश्य से आते जाते रहते थे। इसी बात को स्पष्ट करते हुए रोम के साहित्य में यह पंक्ति बार बार में लिखी गई है कि सभी सड़कें रोम को जाती है। यानी कि रोम के साहित्य में यह बात लिखी हुई है कि सभी सड़कें रोम को जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर कि रोम का व्यापार जो है वर्ल्ड के सभी देशों के साथ होता था। रोम का विदेशी व्यापार भारत, चीन, मिस्र, सीरिया, अरब क्षेत्र व अफ्रीकी देशों के साथ होता है। यानी कि काफी देशों के साथ जो है रोम का व्यापार होता था।
आंतरिक व्यापार में भी साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। यानी राज्य के अंदर भी जो है, रोमन साम्राज्य के अंदर भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार आपस में जो है होता था। तरह तरह के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मटकों व कैंटरों में ले जाया जाता था। यानी कि विभिन्न तरह के सामानों का व्यापार जो किया जाता था वो मटकों के माध्यम से, यानी मटकों के अंदर डालकर, कैंटरों के अंदर, यानी कि जैसे पीपा होता है लोहे का, ऐसे कैंटर होते हैं, उनके अंदर डालकर आपस में जो है आदान प्रदान होता था। और इन ऊपर से बंद, मुंह बंद के कैंटरों को हेरुल कहा जाता था। जो ऊपर से कैंटरों के मुंह बंद होते थे उसे हेरुल का नाम दिया गया। यह प्राय स्पेन में जैतून के तेल के लिए प्रयोग होता था। यह जो स्पेन के अंदर जो है जैतून का तेल मतलब प्रयोग के लिए किया जाता था। यही हेरुल अंगूर की शराब के लिए प्रयोग किए जाते थे। यही कैंटर जो ऊपर से मुंह बंद होते थे, अंगूर की जो शराब बनाई जाती थी, इसको डालने के लिए प्रयोग किए जाते थे। सिसिली के क्षेत्र में बढ़िया किस्म की गेहूं की मांग पूरे साम्राज्य में रहती थी। सिसिली के अंदर जो गेहूं पैदा होता था वो जो है उसकी मांग जो है पूरे साम्राज्य के अंदर होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो रोमन साम्राज्य था उसका अपने साम्राज्य के अंदर भी और देश, वर्ल्ड के विभिन्न देशों के बाहर भी जो इसका व्यापार यानी आयात निर्यात होता रहता था। यानी कि ये अपने व्यापार के क्षेत्र में काफी मतलब प्रोग्रेस कर ली थी। तो बच्चों आज आपके सामने जो है इस चैप्टर के 3 के 2 क्वेश्चन लोग समझा दिए हैं। अब आपके चारों लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं। तो सभी बच्चों ने जो है ये ध्यान पूर्वक सुनने हैं और याद करने हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बता देता हूं बात कि जो छोटे प्रश्न बनते हैं 2-2 नंबर के, इन चारों क्वेश्चनों में से वे निकल आएंगे। तो वे क्वेश्चन भी आपने याद करने हैं। धन्यवाद।